दोस्तों, स्वामी एडवोकेट चैनल्स पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है विवेक और मैं आज बताने जा रहा हूँ एक दाव पत्र आप कोर्ट में कैसे प्रेजेंट करते हैं। शुरुआत करते हैं कि एक बंदा है जो अपना दाव पत्र पेश करना चाहता है। समस्या उसका ये है कि चंद लोगों से उसने उधार लिया है, थोड़े क्रेडिट कार्ड बैंकों से उधार लिया है और थोड़े पर्सनल लोन्स के ज़रिए उधार लिया है। तो लोग उन्हें कॉल करते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए परेशान करते हैं और चंद ऐप ऐसे भी होते हैं जब आप इंस्टॉल करते हैं तो वो ऐप कॉल रिकवरी एजेंट्स उन्हें कहा जाता है। तो वो बंदे आपको कॉल करके धमकी भी देते हैं। अक्सर आपका जो डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल है हम आपके रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स या और अन्य किसी सदस्य को भेज के आपका मजाक बनाएंगे सोसाइटी में। फ़िलहाल मेरे पास एक ऐसा क्लाइंट आया है जो इनसे छुटकारा पाना चाहता है। आप ये सोच नहीं सकते कि हम ये नहीं कह रहे कि हमारा बंदा जो है, जो क्लाइंट है, वो पैसे भरने तैयार नहीं है। हम इतना मांग रहे हैं कि कोर्ट से थोड़ा वक्त मांग रहे हैं ताकि मेरा जो क्लाइंट है कोर्ट को कन्विंस कर सके कि हमने इतने उधार, चाहे ये क्रेडिट कार्ड से हो, पर्सनल लोन से हो या किसी प्राइवेट पर्सन अन्य सदस्य हो जो अनडॉक्यूमेंटेड है, जैसे कि प्रॉमिसरी नोट या हैंड लोन्स भी कह सकते हैं आप। हमने ये पूछा है कोर्ट से कि थोड़ा वक्त दे। उदाहरण के तौर पर मेरे इस दाव पत्र में मैंने ये लिखा है कि 2 साल तक वक्त दे ताकि हम उनके लिए हुए पैसे वापस चुकाएं। और हम ये भी कह रहे हैं कि कोर्ट को हम जो लिए पैसे वो चुकाएं। हम इंटरेस्ट भरने के स्टेज या उस तरह का फाइनेंशियल कंडीशंस उतने स्ट्रॉन्ग मेरे क्लाइंट का नहीं है। शुरुआत करता हूँ आपको दाव पत्र जो ऑर्डर 7 रूल 1 एंड 2 CPC में कोड किया गया। इसमें पहले आपका आता है दाव पत्र। यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी या प्राइवेट इश्यूज़ की वजह से, प्राइवेसी इश्यूज़ की वजह से हम क्लाइंट का नाम जिक्र नहीं कर सकते इस वीडियो में। तो क्लाइंट का नाम आपको पहले फर्स्ट डॉक्यूमेंट करना है। ये दाव पत्र है, इसको हम इंग्लिश में सूट प्लेंट बोलते हैं। सूट प्लेंट में 2 बंदे रहते हैं। प्लेंटिफ जो दावा डालता है उसको वादी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में प्लेंटिफ, और डिफेंडेंट को हम प्रतिवादी बोलते हैं। जो केस डाल रहा है उसको प्लेंटिफ और केस जो फेस कर रहा है वो डिफेंडेंट। इस मामले में मेरे इस सूट प्लेंट में थोड़े बैंकर्स हैं जिसका नाम खुलेआम से ले सकते हैं, जैसे कि SBI, कोटक महिंद्रा बैंक। जो भी बैंक है, भारत में काफ़ी बैंक्स है, 1000 से बढ़कर जो RBI से अप्रूव ले चुके हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि कितने बैंक्स इसमें इन्वॉल्व है। इसमें आपको एक प्लेंटिफ दिखेंगे, डिफेंडेंट दिखेंगे, सूट प्लेंटिफ। इसमें आप ये है ये इंजंक्शन दावा। रिकवरी एजेंट्स हमारे क्लाइंट को अपने ऑफिस में और अपने घर में दखल अंदाजी ना करें, एक्सटॉर्ट ना करें, धमकी ना दें, हर बार घर में आके तमाशा ना मचाए। तो इसीलिए हम उन्हीं लोगों का हम इसमें पार्टी बनाएं। उसके नीचे आएगा सूट समन्स, जो इसमें हम दिखा सकते हैं। ये इस भाग नॉन कॉन्फिडेंशियल है क्योंकि हर दावा में ये कॉमन फैक्टर होता है, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेंटिफ, इंट्रोडक्शन ऑफ डिफेंडेंट, उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स ऑफ द केस मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा क्लाइंट कहीं बैंक से लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उन्होंने पैसे ना भरने के कारण वो फैक्ट्स हम नरेट करेंगे। इसमें फैक्ट्स नरेट करने के बाद हमें कॉज ऑफ एक्शन लिखना पड़ता है, जो चौथा भाग होता है। पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेंटिफ, सेकंड है इंट्रोडक्शन ऑफ डिफेंडेंट, थर्ड है फैक्ट्स ऑफ योर केस और चौथा है कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन हम ये भी बता सकते हैं कि आपका लीगली व्हेन यू आर सपोज टू सू द पर्सन और व्हेन लीगली यू आर क्वालिफाइड टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट योर डिफेंडेंट, उसे हम कॉज ऑफ एक्शन कहते हैं। कॉज ऑफ एक्शन पे हम एक और टॉपिक बात करते हैं। फिलहाल ये डिस्कशन है कि दाव पत्र आपको पेश किया कैसा जाता है कोर्ट के अंदर। कॉज ऑफ एक्शन लिखने के बाद आपको कॉज ऑफ एक्शन में क्लियरली डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है कि आपका नोटिस, आप किन किन बैंकर से या प्राइवेट बंदों से नोटिस लिया गया, किन तारीखों पे रिकवरी एजेंट्स आपको परेशान किए हैं, किन किन तारीखों पे आपने
पैसे लेकर वापस चंद इसके इसके इसे हम पार्ट अमाउंट भी कह सकते हैं, पार्ट अमाउंट या पार्ट पेमेंट भी किया है, ऐसा प्रॉपरली आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ता है, जैसे मैंने किया है। उसके बाद आता है ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन 4 तरीके के होते हैं। अक्सर कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन बहुत कम लोग जानते हैं। कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन के नीचे आता है एक, पहला नंबर पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, दूसरा है सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन और तीसरा है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। अक्सर जुडिशियल एकेडमी में ये 3 चीज़ बहुत जजेस को सिखाया जाता है कि ये 3 ही ज्यूरिसडिक्शन होते हैं, जैसे कि मैंने कहा है पेक्यूनरी, सब्जेक्ट मैटर एंड टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। बस इनके ऊपर एक और आता है कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन। पहले आप अपना प्लेंट, आपका दाव पत्र आप कोर्ट के सामने रखते हैं, उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसका वैल्यू 10 लाख के अंदर है, 10 लाख से ज़्यादा है, 50 लाख से ज़्यादा है तो कितना, किस कोर्ट को जाएगा। इसीलिए जब हम पत्र लगाते हैं, दाव पत्र लगाते हैं, उसके आधार पे आपका सूट डिसाइड किया जाएगा। अगर वो सूट को पावर नहीं है या मतलब ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कि ये केस उनके पास एंटरटेन नहीं कर सकते हैं, तो आपको रिटर्न किया जाएगा। जो मैं उसका भी उदाहरण देता हूँ आगे के वीडियो में। तो इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेंटिफ, इंट्रोडक्शन ऑफ डिफेंडेंट, फैक्ट्स ऑफ द केस, कॉज ऑफ एक्शन, ज्यूरिसडिक्शन, और आता है बहुत गंभीर समस्या लिमिटेशन। रिकवरी के लिए 3 साल का लिमिटेशन होता है। उसके बाद आपको ये भी कहना पड़ता है, जैसे कि इसमें लिखा है कि डिक्लेरेशन की ऐसे दावा मैंने एक ही लिखा है, 2 अलग अलग केस अलग अलग बंदों पे ना पे नहीं है, सिर्फ एक ही दावा है। उसके बाद आता है आपका वैल्यूएशन। आपका सूट वैल्यूएशन करने के लिए आप सिविल दावा है तो सूट वैल्यूएशन के